तो जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, जो आपका घर है या जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वो देश कभी क्या हुआ करता था या फिर कैसे बना, क्या आप जानते हैं? तो चलिए आइए हमारे साथ इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ या फिर सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस समय जो पृथ्वी है वो किसी समय पे 8,500 डिग्री सेल्सियस पे तप रही थी और किसी समय पे बर्फ से ढकी हुई थी। तो दोस्तों, ये जो सफ़र रहने वाला है ये 450 करोड़ सालों का सफ़र रहने वाला है हमारे धरती का। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बात है करीब 450 करोड़ साल पहले की, जब बाद सौरमंडल में बादलों का एक झुंड हुआ करता था, गैसों का बादल हुआ करता था। और इस बादल के तो आज से 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल में बादलों का एक झुंड हुआ करता था जो गैसेस से भरी हुई थी। और इनसे दूर एक तारा स्थित था जिसकी ऊर्जा समय के साथ साथ कम हो रही थी, जिसके कारण इस तारे में एक भयानक विस्फोट हुआ। और इस भयानक विस्फोट के कारण उस तारे में से छोटे छोटे कण उल्कापिंड या धूमकेतु के रूप में बदल गए। उस तारे से जो ब्लास्ट से निकले थे वो धूमकेतु और उल्कापिंडों के रूप में बदले। और इन सभी के दबाव के कारण जो रेडियो एक्टिव पदार्थें थी, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स थे, उन्होंने ग्रेविटी का निर्माण किया। और हाइड्रोजन और हीलियम के मौजूदगी के कारण एक बार फिर से बादलों में दबाव पैदा होने लगे। और उन दबावों के कारण फिर से एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसके अनुसार हमारे आज के सूर्य का निर्माण हुआ। इसके बाद सूर्य के आसपास के ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने लगे। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के आसपास के ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने लगे। धीरे धीरे इन्हीं उल्कापिंड और इन कणों के माध्यम से एक दूसरे में टकराते टकराते हमारे ग्रह बने। और अगर हम वैज्ञानिकों के मुताबिक माने तो मार्स और धरती के बीच में एक छोटा सा ग्रह हुआ करता था जिसका नाम थिया था। जी हाँ दोस्तों, थिया एक ग्रह का नाम था जो उस समय पे धरती और मार्स के बीच में उपस्थित था, जो पृथ्वी के चक्कर लगाते थे। तो समय के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आसपास के उल्कापिंड थे, जब ब्लास्ट हुआ था तो जो साथ के उल्कापिंड थे वो धरती पे गिर रहे थे। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से धरती पे गिर रहे थे उसी प्रकार से ग्रह थिया पे भी गिर रहे थे। तो इन गुरुत्वाकर्षणों के गिरने के कारण से जो थिया का वास्तविक स्थिति था, वास्तविक जो स्थान था, उस स्थान से हट के धरती की ओर आने लगा। और इन उल्कापिंडों के बरसात के कारण थिया अपने वास्तविक दूरी से हट के धरती की ओर आया और धरती से आ भिड़ा। जी हाँ दोस्तों, धरती से आ टकराया। और इस टकराव के कारण जो पृथ्वी के जो कण थे, दोनों ग्रहों के कण थे, एक दूसरे में टकराने के बाद वो अंतरिक्ष में धरती के गुरुत्वाकर्षण मंडल में घूमने लगे गोल गोल। जिससे क्या हुआ? तो हुआ ये दोस्तों कि जो पदार्थें हवा में थी वो एक रिंग के रूप में धरती के चक्कर लगाने लगी।
और इन सभी में धीरे धीरे दबाव पैदा होने के कारण हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। जी हाँ दोस्तों, मून का। और उस समय पे जब चंद्रमा का निर्माण हुआ, उस समय पे हमारे धरती पे एक ही समुद्र हुआ करता था। 1900 डिग्री सेल्सियस लावा का सब पिघल रहा था। जहाँ हम हैं, जहाँ आप हैं, या जिस शहर में आप हैं, जिस देश में आप हैं, सब उबल रहा था दोस्तों, क्योंकि उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। और लाखों सालों तक ये चलने के कारण, उल्का पिंडों के बरसात होने के कारण, उन उल्का पिंडों में भारी मात्रा में नमक, मिनरल्स और पानी थी, जिसके कारण लाखों सालों तक ये उल्का पिंडों की बरसात हुई और धरती की ऊपरी सतह पानी से ढक गई। और पानी से ढकने के पहले जब उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी, तब जितने भी भारी पदार्थ थे वो सतह के नीचे चले गए और जितने हल्के पदार्थ थे वो सतह पे आ गए। और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो गई और इन उल्का पिंडों में भारी मात्रा में मिनरल्स, पानी और नमक होने के कारण ऊपरी सतह पानी से भर गई, जिसके कारण सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। जो समुद्र में से उत्पन्न हुए थे उनका निर्माण हुआ। और साथ साथ तो ऊपरी सतह लाखों सालों तक पानी से ढकी रहने के बाद जो धरती के ऊपरी सतह पे मिनरल्स और मटेरियल्स थे, उन्हें ऊपर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उल्का पिंडों के रूप में फटने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो धरती पे पानी स्थित था, उस ऊपरी सतह पानी से ढकी हुई थी, और इस ऊपरी सतह के पानी से ढकने के बाद जो नीचे के मटेरियल्स हैं वो धरती के ऊपर नहीं आ रहे थे। तो इसी कारण धीरे धीरे ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे लाखों सालों तक ज्वालामुखी ऊपर आते रही, उबलते रही, ऊपर आते रही। और लगभग आज से 300 करोड़ साल पहले वायुमंडल स्थित हुआ और पृथ्वी पर उस समय पे एक दिन बराबर 12 घंटे होते थे। समझ सकते हैं दोस्तों। धीरे धीरे O2 बढ़ने से सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ और ये सूक्ष्म जीव पानी के अंदर से अपना खाने का निर्माण करते थे और मल इत्यादि से अपने ऑक्सीजन निर्माण करते थे। और उस समय पे उल्का पिंड गिरने बंद हो गए थे और समय के साथ साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते गए, जिसके कारण O2 लेवल बढ़ा, जिससे वायुमंडल का निर्माण हुआ। और उल्का पिंड ना गिरने के कारण और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बढ़ने के कारण हमारे आसमान में ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, वातावरण में ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेवल होने के कारण ये सूक्ष्म जीव जो है वो मरना स्टार्ट हो गए। समय के साथ साथ जो वायुमंडल में मौजूद O2 थे, हमारे धरती ठंडा होने के कारण से वो ज़्यादा मात्रा में हो गए थे और हमारे धरती और वायुमंडल के बीच जितने भी आयरन्स थे, मिनरल्स थे, वो पानी में मौजूद O2 के साथ रिएक्ट करने लगे थे। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी आज के समय के मार्स जैसी हो गई थी आयरन के कारण, एकदम लाल, जिससे पृथ्वी के सरफेस पे एक भयानक दबाव पैदा हुआ और इन्हीं दबाव के कारण ज्वालामुखियों का फिर से विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण, इस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में CO2 आया और इन CO2 आने के बाद आया पहला आइस एज, जो समस्त पृथ्वी को चारों तरफ से बर्फ से ढक देने वाला था। और हुआ ये तो हुआ यूं कि जब एसिड रेन का जो एसिड रेन हुआ, उसके कारण पानी का तापमान बहुत गिर गया था और तापमान गिरने के कारण आइस एज आया। आइस एज आने के बाद क्या हुआ, धरती के चारों तरफ एक
सफ़ेद चादर का लेयर बिछ गया, जिससे हुआ ये कि आमतौर पे जब सनलाइट आती है तो पृथ्वी ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन उस समय पे क्या हो रहा था कि सरफेस स्मूथ होने के कारण सनलाइट आ रहे थे, रिफ्लेक्ट करके वापस चल जा रहे थे, जिससे हजारों सालों तक पृथ्वी बर्फ से ढकी रही और धरती को गर्माहट ना मिलने के कारण जो ज्वालामुखी थे वो फिर से निकलना स्टार्ट हो गए। और ज्वालामुखी के मुखियों के निकलने के कारण से एसिड रेन फिर से हुआ, CO2 बढ़ गया और बर्फ पिघलने लगे। जैसे जैसे बर्फ पिघल रहे थे वैसे वैसे जो सूक्ष्म जीव थे जो पानी में डेवलप कर रहे थे वो इवॉल्व होना स्टार्ट कर गए थे, और उस समय पे ऑक्सीजन को वो उन लोगों ने अपने बॉडी को इवॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया। और इस इस्तेमाल के कारण और साथ साथ ये इवॉल्व हो ही रहे थे कि साथ साथ ही जो समुद्री पौधे थे वो भी इवॉल्व हो रहे थे, वो भी डेवलप हो रहे थे। और जैसे जैसे वोल्केनो इरप्ट हो रहा था और धीरे धीरे वोल्केनोस इरप्ट हुए, और इरप्ट होने के कारण उनका बर्फ़ था वो पानी में बदला और CO2 का मात्रा ज़्यादा होने के कारण फिर से एसिड रेन हुआ, फिर से आइस एज आया। यही सिलसिला चलते रहा हजारों सालों तक। और इस समय पे जब इस बार बर्फ़ पिघली तो पानी में स्थित जितने भी वाटर के पौधे थे, प्लांट्स थे, वो जल्दी से इवॉल्व होके सतह पे आ गए, जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और CO2 लेवल घट गया। और O2 के वजह से हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर बीतते और इवॉल्व होते होते जो एक्वाटिक एनिमल थे वो धीरे धीरे डायनासोर के रूप में इवॉल्व हो गए। और डायनासोर में दो खासियत थी, जो वेजिटेरियंस थे वो बहुत लंबे और धीरे होते थे, और जो नॉन वेजिटेरियन थे, जो मांसाहारी थे, वो छोटे और तेज होते थे। ये करीब करीब 20 से 30 सालों तक राज किए, और उसी समय पे जो इतना बड़ा ज़मीन हुआ था जिसके कारण उसके साइड के इलाके तो पानी से ढके हुए थे, लेकिन जो बीच के थे वो सूख चुके थे। और तभी कुदरत का करिश्मा, जो पैंजिया था वो टूटा और भारत आज के तिब्बत से आ टकराया, जिसके कारण पैंजिया टूटने के कारण ज़्यादातर जो ज़मीन थे वो पानी के कांटेक्ट में आ गए और धरती एक बार फिर से हरी भरी हो गई। समय बीत आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक उल्का पिंड धरती की ओर बढ़ रहा था। जी हाँ, वो वही काल था डायनासोर के अंत का, और बढ़ते रहा। ये लगभग हमारे हिमालय से भी बड़ा था, जिसका वजन 4.5 लाख किलोग्राम था, जो 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से धरती से आ टकराया। और इस भयानक टकराव से 10 करोड़ परमाणु बम जहाँ पे फटते हैं उतना भयानक विस्फोट हुआ। और इस भयानक विस्फोट के कारण हुआ क्या कि जहाँ पे वो गिरा वहाँ पे तो तुरंत सब विदिन अ मिली सेकेंड सब भाप बन गए, और समुद्री टाइड आने लगी। और जब उल्कापिंड धरती से टकराया तो धरती का जो मैटर था वो अंतरिक्ष में चला गया, और कुछ समय बाद 4 घंटे 5 घंटे बाद वो उल्का पिंडों के रूप में उसकी बरसात होने लगी। तो धरती के जीव तो मतलब उल्का पिंड गिरने के साथ ही ख़त्म हो गए, और जो बचे जो उड़ सकते थे वो उल्का पिंडों की बरसात के कारण वो भी ख़त्म हो गए। इसी समय हमारे जो पूर्वज थे वो ज़मीन के अंदर रहते थे। इस समय पे हमारे जो पूर्वज थे वो ज़मीन के अंदर रहते थे, जिसके कारण हम बच गए। और हुआ यूँ कि वो ज़मीन के अंदर रहने के कारण
सेफ रहें और बाहर के जितने भी सारे जानवर थे सब नष्ट हो गए। और समय के साथ साथ धीरे धीरे जो ज़मीनी में के अंदर रहने वाले जो जीव थे हमारे पूर्वज, वो इवॉल्व हो रहे थे, इवॉल्व होते होते। और इसी समय जो हमारे एंसेस्टर थे वो ज़मीन के अंदर रहा करते थे। और उल्का पिंडों के बरसात के कारण एक बार फिर से एसिड रेन हुआ, एक बार फिर से आइस एज आया। लेकिन इस साल आइस एज लाखों सालों तक नहीं रहा। करीब करीब 80 से 90 हज़ार साल बाद वातावरण स्थिर हुआ, नॉर्मल हुआ और पिघली। और अधिक ठंड होने के कारण चारों तरफ अफ्रीकन ट्रीज फैल गए। और इन अफ्रीकन ट्रीज फैलने के कारण जो खाने के तलाश में हमारे पूर्वज थे वो बंदरों के रूप में इवॉल्व हुए। धीरे धीरे अफ्रीका के जंगल सूख गए। और जंगल सूखने का कारण यह बना कि हमारे जो पूर्वज थे वो अब पेड़ पौधों से अपना खाना नहीं बना सकते थे। अब खाने की तलाश में उन्होंने चलना